So today in class 11 we will start new chapter, Newton's laws of motion. So in this chapter we will study general concept of force, inertia, impulse, Newton's first law, Newton's second law, third law, momentum and law of conservation of linear momentum and its application, equilibrium of concurrent forces, even free body diagram. So let's see the first thing. What is force? The force is an external cause by which the state of rest or motion can be changed or shape or size of a body can be changed. So in your book it is written, the force is an external effort or cause in the form of push or pull which either change or tends to change the state of rest or the uniform motion of a body along the straight line. फोर्स की आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं जो 9th में आपने पढ़ी थी, दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम. अब फोर्स दो तरह के होते हैं, 9th में हम लोग ने पढ़े थे, दैट वाज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द कॉन्टैक्ट फोर्स. तो देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स वो होते हैं जो बॉडीज के एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट में आने के बाद एग्जिस्ट करते हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स. जब तक दो बॉडी एक दूसरे से फिजिकली कांटेक्ट में नहीं होंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. द फोर्सेस विच कम इनटू प्ले ड्यू टू एक्चुअल कांटेक्ट बिटवीन द बॉडी अंडर द कंसिडरेशन आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स. एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स, टेंसाइल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, एयर रेजिस्टेंस, ये सारे कॉन्टैक्ट फोर्स है. तो दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. द फोर्सेज विच एग्जिस्ट विदाउट एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉडी नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. वो फोर्स जो बॉडी के विदाउट एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट के आए बिना ही एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स. The forces which come into play without any physical contact between the bodies under the consideration are called non-contact force. Example में आप लोग लिखेंगे magnetic force, gravitational force and electrostatic force. Next है concept of inertia. Inertia क्या चीज है? किसी बॉडी की वो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट के चेंज होने का विरोध करता है. मतलब अगर कोई बॉडी रुकी है तो वो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहती है. किस वजह से? अपने अंदर एक इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होती है जिसे कहते हैं इनर्शिया. ये डिपेंड करता है बॉडी के मास पे. बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा. सिंपल लैंग्वेज में हमने समझा दिया. डेफिनेशन क्या है? The inherent property of all the objects that they do not change their state of rest or the state of uniform motion along the straight line path unless acted upon by an external force is called inertia. किसी बॉडी की वो inherent property जिसकी वजह से वो अपने अंदर आने वाले change of state of rest या motion का विरोध करती है, उसे हम inertia कहते हैं. इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे. जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा. ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया. तो देखिए लिखा है. अच्छा, इनर्शिया एक रेस्ट का होता है, इनर्शिया एक मोशन. अगर कोई बॉडी रुकी है तो उसमें जो इनर्शिया होगा वो कहलाएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट. अगर कोई बॉडी मोशन में है उस वक्त जो उसका इनर्शिया होता है दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन. अब आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. व्हाट डज द न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट्स? An object at the rest tends to stay at rest and an object in the motion tends to stay in motion with the same speed in the same direction unless it is compelled by some external unbalanced force to change that state. Simple जो 9th में आपने definition लिखी थी वो भी आप लिख सकते हैं. That Newton first law states that a body in the state of rest or motion will keep on in the same state of rest of motion in the same direction with the same speed unless an external force is applied on the body. ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है. अच्छा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ एक्चुअल में बॉडी का इनर्शिया ही बताता है. वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन का विरोध करती है? वो है इनर्शिया. तो इसलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. फिर आते हैं लीनियर मोमेंटम.
लीनियर, पहली बात आते हैं मोमेंटम क्या चीज है। किसी बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट को कहते हैं मोमेंटम। ठीक, मोमेंटम दो तरह का, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसका मोमेंटम कहलाएगा लीनियर मोमेंटम। अगर बॉडी सर्किल में घूम रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, तो उसके मोमेंटम को कहेंगे एंगुलर मोमेंटम। तो अभी हम लोग पढ़ ले लीनियर मोमेंटम। तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, mv। ठीक, अब अगर मान लो दो बॉडी सेम वेलोसिटी से चल रही हो, उनके मासेस अलग हो, तो उनके मोमेंटम उनके मासेस के करस्पॉन्डिंग वैल्यू के बराबर होंगे। A heavier body has the larger linear momentum than the lighter body moving with the same velocity। अगर दो बॉडी सेम वेलोसिटी से चल रही है तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। अब आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मतलब अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाए तो उसका मोमेंटम बदल जाता है, और ये मोमेंटम लगाए गए फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, और उसी डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आता है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाए। ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। तो देखिए P इज इक्वल टू क्या होता है, mv, विच इज लीनियर मोमेंटम। अब मान लीजिए इसको इन्होंने दूसरे तरीके से समझाया, हम आपको सिंपल तरीके से बताते हैं कि दो बॉडी का मतलब बॉडी की दो डिफरेंट स्टेट का जो मोमेंटम का चेंज होता है, मतलब P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय टाइम, वो प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। तो इन्होंने डिफरेंशिएशन के मेथड में बताया है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। dp का मतलब हुआ चेंज इन मोमेंटम, dt का मतलब हुआ चेंज इन टाइम। तो F इज प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। इन्होंने क्या कर दिया, F इज प्रोपोर्शनल टू ddt ऑफ P। अब P इज इक्वल टू क्या होता है, mv। तो मास तो बॉडी का कांस्टेंट है, उसको अलग कर लिया, तो F इज प्रोपोर्शनल टू m dv अपॉन dt। m dv अपॉन dt कहलाता है एक्सेलरेशन एक्चुअल में, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया k। इसको ना भी लगाइए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो F इज इक्वल टू क्या है, m dv अपॉन dt। dv अपॉन dt कहलाता है एक्सेलरेशन, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma, जिसे हम लोग कहते हैं F इज इक्वल टू ma। एक इक्वेशन है, ये प्रूफ करने को पूछी जा सकती, तो न्यूटन की सेकेंड लॉ की मदद से हम इसको प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट आता है इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स का मतलब होता है किसी बॉडी पर फोर्स जब लगाया जाता है तो वो फोर्स से होने वाले बॉडी में जो चेंज होते हैं, कितने टाइम तक वो फोर्स लगाया गया इस बात पे डिपेंड करता है। तो द फोर्स अप्लाइड, द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द टाइम टिल व्हेन द फोर्स वाज अप्लाइड ऑन द बॉडी इज नोन एज इम्पल्स। तो इम्पल्स को हम सिंपल कह सकते हैं, a physical quantity which is used to get an idea about the change in the dynamic state of the moving particle. Mathematically impulse is equal to the product of force and a small time interval। वो टाइम इंटरवल जब तक फोर्स लगाया गया है, उस इन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, इम्पल्स। तो देखिए इम्पल्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है या बराबर होता है चेंज ऑफ मोमेंटम की। तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इसको सिंपल हम ये भी कह सकते हैं, J इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। F इज इक्वल टू लिख सकते हैं ma, तो ma डेल्टा टी J की वैल्यू हो गई। अब A बराबर क्या होता है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो J इज इक्वल टू क्या हुआ, m डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब हुआ बाद की वेलोसिटी माइनस पहले की वेलोसिटी, तो J इज इक्वल टू m ब्रैकेट V माइनस U। अच्छा, अगर m का दोनों में मल्टीप्लाई कर दे तो J इज इक्वल टू क्या होगा, mv माइनस mu। तो mv क्या है, बाद का मोमेंटम, mu क्या है, पहले का मोमेंटम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। नेक्स्ट है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसे लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन कहते हैं। हमने पढ़ा है कि दैट इज 9th और 10th की जो डेफिनेशन आप वो भी लिख सकते हो। देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, जिसे हम न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं। तो आप न्यूटन के थर्ड लॉ में सिर्फ इतना लिखेंगे, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ। अच्छा देखिए, एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करता है, सेम बॉडी पे नहीं। अगर मान लीजिए कोई बंदा नाव को चला रहा है, तो नाव के जो रॉड होती है जिसको वो पानी में डाल के नाव को आगे की तरफ धक्का देता है,
तो बंदा उस पानी पर रॉड की मदद से एक्शन कर रहा है और पानी नाव पर धक्का लगा रही है, वो है रिएक्शन। तो एक्शन हो रहा है वाटर पे और वाटर रिएक्शन किस पे कर रहा है, बोट पे। तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडी पर एक्ट करता है। सिमिलरली अगर हम बॉल को पुश करें तो हम बॉल पर एक्शन कर रहे हैं और बॉल जो हम पर धक्का लगा रही है, दैट इज रिएक्शन। सो एक्शन एंड रिएक्शन इज ऑलवेज अपोजिट एंड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, सेम बॉडी पे कभी नहीं लगता। फिर आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए ये सिंपल सा स्टेटमेंट ये है कि अगर दो बॉडी का मोमेंटम P1 और P2 है और वो दोनों बॉडी एक दूसरे से टकराकर साथ साथ चलने लगे तो उनका कंबाइंड मोमेंटम उनके इंडिविजुअल मोमेंटम के सम के बराबर आएगा। मीन्स अगर एक बॉडी का मोमेंटम P1 है, दूसरे का P2 है और वो टकराने के बाद साथ साथ चलने लगे तो उस पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या होगा, उनके इंडिविजुअल मोमेंटम के सम के बराबर। तो देखिए इसी चीज को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। मान लीजिए दो पार्टिकल हैं जिनके मास है m1 और m2 और उनके मोमेंटम है P1 एंड P2। तो देन द नेट मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम P बराबर क्या होगा, P1 प्लस P2। फर्दर सपोज F1 एंड F2 आर द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड m2। m1 और m2 पर लगने वाले फोर्स क्या है, F1 और F2, ठीक, रिस्पेक्टिवली। एज अ रिजल्ट ऑन दिस द नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी चेंज्ड। लेट इन द स्मॉल इंटरवल डेल्टा t द चेंज produced by the forces F1 and F2 on M1 and M2, that is delta P1 and delta P2। मतलब जब हमने फोर्स लगाया तो उनके मोमेंटम में क्या चेंज आया, पहले वाले का मोमेंटम डेल्टा P1 हो गया, दूसरे वाले का डेल्टा P2। चेंज इन मोमेंटम अगर हम लगा दें तो डेल्टा P बराबर डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2। डेल्टा T से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T प्लस डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T। और इसको dp डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। dp अपॉन dt इज इक्वल टू dp1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन dt। तो देखिए जो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फोर्स अप्लाइड। चेंज इन मोमेंटम फोर्स अप्लाइड, तो इसकी और इसकी जगह F1 F2 लिख सकते हैं और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स F। तो देखिए dp अपॉन dt इज इक्वल टू F1 प्लस F2। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए क्या आएगा, जो टोटल चेंज इन मोमेंटम है वो F एक्सटर्नल कहलाएगा। तो देखिए टोटल फोर्स क्या होगा, दैट इज 0। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट। तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज विद द टाइम। अगर किसी सिस्टम पर कोई फोर्स ना लगे तो उसका चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो 0 होता है, मतलब उसमें मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं होता। अब आते हैं जो फोर्स वाले फॉर्मूले होते हैं बॉडीज पर, उसकी इक्वेशन हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए एक बॉक्स है जिसका मास है m, तो वेट क्या होगा, mg, नॉर्मल रिएक्शन r है। अगर उस पर फोर्स हॉरिजॉन्टली लगे तो फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी, F इज इक्वल टू ma। तो a बराबर क्या होगा, F अपॉन m। a क्या है, बॉडी का एक्सेलरेशन। अब अगर वही बॉडी पर फोर्स जो है किसी एंगल थीटा पे लगने लगे तो देखिए अब हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या होगा, F के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक F cos थीटा जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में और एक F sin थीटा जो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन में। तो mg किसके बराबर होगा, r प्लस F sin थीटा। तो देखिए वही चीज लिखिए, तो r बराबर क्या होगा, mg माइनस F sin थीटा। एक इक्वेशन ये बन गई। F cos थीटा मतलब जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है वो क्या होगा, ma के बराबर। तो a बराबर क्या होगा, F cos थीटा अपॉन m। अगर a पूछा जाए तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पूछी जाए तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब मान लीजिए फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ इस डायरेक्शन में लगाया जाए तो एंगल क्या है, थीटा। तो F cos थीटा किसके बराबर होगा, ma के। तो इसमें भी a बराबर F cos थीटा अपॉन m लिख सकते हैं। बट इसका नॉर्मल रिएक्शन देखिए, अगर ये ऐसे लगा रहे हैं तो एक हॉरिजॉन्टली होगा, एक नीचे की तरफ। अब हम क्या करेंगे, r बराबर होगा mg प्लस r sin थीटा। अब अगर मान लीजिए बॉडी जो है वो एक इंक्लाइंड प्लेन पर रखी हुई है तो इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी का मास वेट नीचे की तरफ mg, तो ये होगा mg cos अल्फा, ये होगा mg sin अल्फा, जहां अल्फा है इंक्लाइंड प्लेन का एंगल। तो देखिए ये mg sin अल्फा जो है बॉडी को नीचे लाने की कोशिश करता है और r किसके बराबर होगा, mg cos अल्फा के। तो r बराबर mg cos अल्फा लिख देंगे।
एम जी साइन अल्फा किसके बराबर होगा, एम ए के, बॉडी का जो एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, जी साइन अल्फा। मतलब बॉडी पर अगर बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी साइन अल्फा। अब मान ली बॉडी पर फोर्स ऊपर की तरफ लगाया जा रहा है, बॉडी ऊपर की तरफ चल रही है, तो आर बराबर अभी भी एम जी कॉस अल्फा रहेगा। बट देखिए क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो एफ इज ग्रेटर देन एम जी साइन अल्फा, तो एफ में से एम जी साइन अल्फा माइनस कर देंगे और वो बराबर किसके होगा, एम ए की। तो ए बराबर क्या होगा, एफ माइनस एम जी साइन अल्फा अपॉन एम। ये ए का फॉर्मूला है। फोर्स एफ इज अप्लाइड डाउनवर्ड। अब अगर मान लीजिए फोर्स नीचे की तरफ लगाया जाए तब देखिए एफ प्लस एम जी साइन अल्फा बराबर क्या होगा, एम ए। एफ प्लस एम जी साइन अल्फा बराबर एम ए। तो ये ए है एक्चुअली, नॉट अल्फा। ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ प्लस एम जी साइन अल्फा अपॉन एम। ये फॉर्मूले हैं, डायग्राम के हिसाब से तैयार कर लीजिए, न्यूमेरिकल में काम आते हैं। अब आता है फ्री बॉडी डायग्राम, एफ बी डी। देखिए अगर दो बॉडी कांटेक्ट में रखी हैं और इस वाली बॉडी पर बाहर पर कैपिटल एफ फोर्स लगाया जा रहा है, तो ये बॉडी इस बॉडी पर एक छोटा फोर्स लगा रहा है एफ, एक्शन रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वाली बॉडी जो जिस एक्सेलरेशन से चल रही है उसी एक्सेलरेशन से ये चल रही है, तो क्या होगा, एफ माइनस स्मॉल एफ बराबर एम वन ए। तो स्मॉल एफ किसके बराबर होगा, देखिए स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम टू ए। अगर स्मॉल एफ देखा जाए वो इस तरफ है, एम टू पर एम टू इंटू ए इज इक्वल टू एफ। तो यहां से अगर हम ए की वैल्यू निकालना चाहें तो एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू लगा सकते हैं, या स्मॉल एफ बराबर क्या होगा, एम टू ए विच इज इक्वल टू एम टू एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू। डायग्राम से के साथ ये फॉर्मूले बना के याद कर लीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब अगर मान लीजिए फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों सिस्टम साथ साथ चल रहे हैं, तब स्मॉल एफ बराबर क्या होगा, एम वन एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। अब अगर मान लीजिए एक स्ट्रिंग से दो बॉडी को कनेक्ट कर दिया जाए और एफ फोर्स लगाया जाए तो हमें टेंशन का फॉर्मूला निकालना है। तो देखिए अगर इस तरफ खींचा जा रहा है और पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से चल रहा है तो टी बराबर क्या होगा, एम वन ए। ठीक, इसके हिसाब से देखें तो टी बराबर एम वन ए लिख सकते हैं। अगर हम इसके हिसाब से देखें तो एफ में से टी माइनस कर दीजिए, बराबर क्या होगा, एम टू ए के। तो ए बराबर हम यहाँ सीधे लिख सकते हैं एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू। टी की वैल्यू यहाँ रख के फॉर्मूला बन गया। टी बराबर क्या हो जाएगा, एम वन एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो ए के फॉर्मूले और टी के फॉर्मूले हम लोग यहाँ से याद कर लेंगे। नेक्स्ट आता है, अगर मान लीजिए किसी सिंगल फिक्स्ड पुली की मदद से दो बॉडी लटक रही है। मान लीजिए ए इज हैवियर देन बी और बॉडी नीचे की तरफ जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ए। इसका मतलब होगा एम वन जी इज ग्रेटर देन टी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एम वन जी माइनस टी, एम वन जी माइनस टी इज इक्वल टू एम वन जी माइनस टी इज इक्वल टू एम वन ए नीचे की तरफ। और अगर इधर से इक्वेशन डेवलप करेंगे तो क्या होगा, टी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम टू ए। ये दो इक्वेशन बन जाएंगी जो हमने यहां लिखा है। एम वन जी माइनस टी इज इक्वल टू एम वन ए और टी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम टू ए। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सिर्फ फॉर्मूला हमें टी का याद करना और ए का याद करना। ए बराबर क्या होगा, एम वन एम माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू जी। जो बॉडी नीचे जा रही है जिसका वेट ज्यादा है उसका मास पहले रखेंगे, जो बॉडी ऊपर जा रही है उसका मास सबट्रैक्ट करेंगे। टेंशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे सीधे लिख देंगे ट्वाइस एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू जी। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए दो बॉडीज किसी टेबल पर एक पुली की मदद से स्ट्रिंग द्वारा कनेक्टेड है और ये बॉडी नीचे की तरफ जा रही है। देन हम इक्वेशन कैसे डेवलप करेंगे, देखिए एम वन जी माइनस टी इज इक्वल टू क्या होगा, एम वन ए। ठीक, जो हमने यहाँ लिखा एम वन जी माइनस टी इज इक्वल टू एम वन ए। अब हम इसकी मदद से निकालें तो देखिए टी ज्यादा हो, सॉरी यहाँ पे टी ज्यादा होगा क्योंकि इधर की तरफ कोई फोर्स लग नहीं रहा, फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं। तो टी बराबर क्या होगा, एम टू ए। तो टी की इस वैल्यू को रख दे तो ए बराबर क्या होगा, एम वन जी अपॉन एम वन प्लस एम टू एंड टी इज इक्वल टू क्या होगा, एम वन एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू। फॉर्मूले याद कर लीजिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। अब आता है कॉन्कुरेंट फोर्सेस। कॉन्कुरेंट फोर्सेस का मतलब होता है जब कई सारे फोर्स एक ही पॉइंट पर लग रहे हो या एक ही पॉइंट से लग रहे हो तो उन सारे फोर्सेस को हम कॉन्कुरेंट फोर्सेस कहते हैं। If the forces applied to a body are such that their line of action meet at a single point, then these forces are called concurrent forces. मतलब
कई सारे फोर्सेस हो और उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से जा रही हो, तो उन सारे फोर्सेस को हम लोग कहते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। इसमें कोई फॉर्मूला आपको तैयार नहीं करना है। अब आते हैं न्यूमेरिकल, कुछ देखिए। अ फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg इनिशियली एट रेस्ट। m दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0 है, फॉर 6 सेकेंड t दिया गया है 6 सेकेंड, आफ्टर विच द फोर्स सीजेस। नाउ द बॉडी डिस्क्राइब्स 60 मीटर, ये डिस्टेंस है, इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड टाइम दिया गया t2, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। बहुत सिंपल सा है, द इनिशियल वेलोसिटी u ऑफ द बॉडी इज 0, द फाइनल वेलोसिटी इज v बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 60 अपॉन 5 दैट इज 12 मीटर। v पता है, u पता है। अब एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। ये t वो है जिस टाइम तक बॉडी पर फोर्स लगाया गया, ये वाला नहीं, ये वाला लगाएंगे। तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फोर्स निकालना है, f इज इक्वल टू क्या होता है, ma, 20 इंटू 2 दैट इज 40 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg, ये मास दिया है, मूविंग एट ए स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड, u दिया है, strikes a heavy wooden block and travel inside it at a distance of 60 सेंटीमीटर, ये s दिया है डिस्टेंस, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। बिफोर बीइंग स्टॉप्ड मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है। फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस फोर्स ऑन द बुलेट, आपको फोर्स निकालना है ऑन द बुलेट एक्सर्टेड बाय द। फोर्स निकालने के लिए पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो देखिए, लेट ए बी द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन निकालो ऑफ द बुलेट इन द ब्लॉक, then from the formula of v square is equal to u square minus 2as we have, देखिए फाइनल वेलोसिटी 0 है, 90 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2as 2a इंटू 0.6, इसको उठा के इधर लिया है, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 90 इंटू 90 अपॉन 2 इंटू 0.6 दैट इज इक्वल टू 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिटार्डेशन है। अब आता है रिटार्डिंग फोर्स, f इज इक्वल टू क्या होता है, ma, मास दिया गया 0.04 kg इंटू 6750, तो दैट इज 270 न्यूटन, ये रिटार्डिंग फोर्स आ गई। अब देखिए ब्लॉक एंड टैकल, फ्री बॉडी डायग्राम से एक न्यूमेरिकल है। टू मासेस m1 12 kg and m2 8 kg are connected at the two ends of the light inextensible string passing over a light frictionless pulley. Find the acceleration of the masses and the tension in the string when the masses are released. देखिए डायग्राम की मदद से देखें, ये वाला m1 इज हैवियर देन m2, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2। डायरेक्ट फॉर्मूला यहां लगा सकते हैं, m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2, ये डेराइव करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू पुट करेंगे तो m1 है 12 माइनस 8 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया। दूसरी चीज क्या पूछ रहे थे, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द एंड द टेंशन, तो टेंशन का फॉर्मूला सीधे लगा देंगे हम लोग। टेंशन बराबर क्या होता है, ट्वाइस m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। आपको फॉर्मूला डेवलप नहीं करना है न्यूमेरिकल में, डायरेक्ट वैल्यू रखिए। तो 2 इंटू 12 इंटू 8 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 94 न्यूटन। दूसरी चीज इसमें पूछ रहे थे, लास्ट थर्ड चीज इसमें थी, टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द मासेस आर रिलीज्ड थ्रू व्हाट डिस्टेंस द 12 kg मास वुड फॉल इन 0.3 सेकेंड। 12 kg मास 0.3 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। देखिए फॉर्मूला लगा देंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, t दिया है 0.3 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, हाफ a कितना निकला 1.96, 0.3 का स्क्वायर करेंगे आंसर आएगा 8.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक डी है एक ब्लॉक सी है, और दोनों कनेक्टेड है स्ट्रिंग ए से, और ब्लॉक सी कनेक्टेड है स्ट्रिंग बी से। ब्लॉक डी का मास है 1.9 kg, ब्लॉक सी का मास है 2.9 kg। ठीक, अब यहां क्या कह रहे हैं, kept suspended from the rigid support S by the two inextensible wire each of length 1 meter, ये भी 1 मीटर का, ये भी 1 मीटर का। The upper wire has a negligible mass and the lower wire has a uniform mass of 0.2 kg per meter। ऊपर वाले का कोई मास नहीं, नीचे वाले का मास दिया 0.2 kg पर मीटर, मतलब A का मास है 0.2 kg क्योंकि 1 मीटर की लेंथ है। The whole system of block wires and support have an upward acceleration of 0.2
2 मीटर पर सेकेंड, ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है 0.2 मीटर पर सेकेंड का। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द लोअर वायर, लोअर वायर के मिड पॉइंट पर टेंशन बतानी है। फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द अपर वायर, अपर वायर के भी मिड पॉइंट पर आपको टेंशन बतानी है। तो देखिए, सपोज द टेंशन एट द पॉइंट ए इज TA, यहां पे टेंशन TA है, यहां पे टेंशन TB है। अब TA टेंशन किसके बराबर होगी? TA बराबर होगा mg माइनस ma, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन A है, तो mg क्या है? मास नीचे वाले ब्लॉक का, ठीक। TA बराबर क्या होगा? m ब्रैकेट A प्लस जी। m क्या है यहाँ पे? 1.9 kg नीचे वाले का, ऊपर वाले का मास नहीं लेंगे, इस पर, इस टेंशन पर नीचे वाले मास असर करेगा। m इज इक्वल टू 1.9 kg एंड प्लस द मास ऑफ हाफ ऑफ द वायर, ठीक, दैट इज 1/2 ऑफ 0.22, दैट इज 2 kg। मतलब इस पॉइंट पर जो टेंशन है वो इस ब्लॉक और आधे वायर के वेट के बराबर है। तो टेंशन कितनी आ गई? 20 न्यूटन। अब ऊपर वाले पे टेंशन निकालें, इसका मास, इस वायर का मास प्लस इसका मास, और ऊपर वाले वायर का मास निग्लिजिबल है, तो टेंशन TB बराबर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? m प्लस A प्लस जी। अब A प्लस जी क्यों किया गया? क्योंकि ऊपर वाले पे दो एक्सेलरेशन लग रहे हैं, एक अपवर्ड और एक नीचे की तरफ। सपोज द टेंशन एट द पॉइंट B इज TB, देन TB इज इक्वल टू m ब्रैकेट A प्लस जी। m बराबर क्या होगा? 2.9 kg प्लस 1.9 kg प्लस मास ऑफ द वायर CD, ये जो वायर लगा हुआ है, तो टोटल मास आ गया 5 kg। अब एक्सेलरेशन देखिए, ऊपर वाले की तरफ से एक्सेलरेशन 0.2 है, नीचे की तरफ से एक्सेलरेशन के 9.8, दोनों एक्सेलरेशन ऐड हो जाएंगे, सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन। लास्ट क्वेश्चन, एक टेबल पर ऊपर की तरफ एक मास m1 रखा और नीचे की तरफ मास m2 है। बॉडी नीचे की तरफ फ्लाइट कर रही है। बताना क्या? बॉडी m1 ऑफ मास 10 kg is placed on a smooth horizontal table. It is connected to the string which passes over the frictionless pulleys and carries at the other end in the body m2 of the mass 5 kg. What acceleration will be produced in the body is when the nail fixed on the table. ये जो nail है इसको हटा दिया जाए अगर, what will be the tension in the string during the motion of the two bodies? What when the bodies are stopped? G की वैल्यू दी गई 9.8 न्यूटन पर केजी। तो देखिए, ए का फॉर्मूला इस वाले सिस्टम के लिए होता है, जो नीचे वाला मास होता है उसमें ग्रेविटी का मल्टीप्लाई करके दोनों मासेस के सम से डिवाइड कर देते हैं। तो ए बराबर m2g अपॉन m1 प्लस m2। सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन आया 3.27 न्यूटन पर केजी। अब टेंशन पूछ रहे हैं, तो देखिए टेंशन T बराबर क्या होगा? ऊपर वाले मास में यहां पे टेंशन क्या होगा? T बराबर m1a, देखिए वही की है, T बराबर m1a, दैट इज इक्वल टू 32.7 न्यूटन। अब कह रहे हैं नीचे वाले पे जो वैल्यू है, वी कैन ऑल्सो फाइंड T बाय अप्लाइंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन ऑफ द, बस एक जगह से निकाल लीजिए, दैट्स फाइन। अब T डैश पूछ रहे हैं, T डैश मतलब नीचे वाले पर जब उसको रिलीज कर दिया जाएगा तो टेंशन की वैल्यू चेंज होगी, वो कितनी होगी? तो T डैश इज इक्वल टू m2g, क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटी असर कर रही है, दैट इज 5 इंटू 9.8, दैट इज इक्वल टू 49 न्यूटन। ये चैप्टर खत्म हो गया, और इसको डायग्राम के साथ बनाकर फॉर्मूले याद कर लीजिए। फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इवन द न्यूमेरिकल। डेफिनेशन न्यूटन फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ ये नहीं पूछा जाता है, बट पढ़ लीजिए, दैट्स इंपॉर्टेंट।